तो हाँ, इस मानवा का मैं दूसरा एपिसोड ला चुका और तुम लोगों ने भी यहाँ पे इसकी काफी डिमांड की थी और इस पे अच्छा खासा सपोर्ट भी आया था और इसका दूसरा पार्ट लाना भी बनता है। और मुझे यकीन है कि तुम लोग इस बार मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे और उसके दूसरे पार्ट में भी सही सपोर्ट दिखाओगे जिससे पहले भी दिखाया था। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें एक छोटी सी समरी दे देते हैं या प्रीव्यू के लो। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने कुछ ऐसा देखा था कि जो हमारा शिंग था वो वापस से सुप्रीम सोर्स के अंदर आ गया था और वहाँ पे आके उसे एक लड़की मिलती है जो कि यहाँ पे जो उसकी पहले की सेल्फ थी ना, उसने इस लड़की को काफी बुली किया था और ये लड़की उससे नाराज थी। पर ये लड़की अंधी होती है, ये किसी को देख नहीं सकती और इस लड़की को लगता है कि शिंग यहाँ पे कोई और बंदा होता है। और हाँ, शिंग यहाँ पे कोई और ही होता है क्योंकि वो जो पुराना ओनर था वो तो मर गया था, पर शिंग यहाँ पे रिबॉर्न हो गया या ट्रांसमिग्रेट होके इसकी बॉडी के अंदर आ चुका है। और शिंग यहाँ पे इस लड़की को दिलासे भी देता है और हौसला भी देता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। और उसे वहाँ पे एक बोतल पकड़ा के जाता है ड्रॉप्स की और वो उसको कहता है कि इसकी तुमने हर रोज 2-2 ड्रॉप अपनी आंखों के अंदर डालनी है और यहाँ पे तुम्हारी आंखें इंस्टेंटली तो ठीक नहीं होंगी पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे उम्मीद है कि हो भी जाएंगी। और अब मैं तुमसे आके कल मिलूंगा, ठीक है? पर वो दिल में कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो औरत मेरे साथ करेगी क्या। पर फिर भी वो वहां से चले जाते हैं और जब वो जा रहा होता है तो वो कह रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सुप्रीम सोर्स के अंदर यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर के अलावा भी कोई होगा जो मेरी परवाह करेगा। पर शंख जाते जाते कह रहा होता है कि ये जो हरामी शंख था ये यहाँ पे इस लड़की के साथ इतना बुरा कर भी कैसे सकता है। मैं तो यहाँ पे इस चीज का सोच भी नहीं सकता, पर इस चीज को सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि मैंने सीयू को कहा था कि मेरे बेडरूम के अंदर वेट करे मेरा, और उस लड़की ने पता नहीं वहाँ पे क्या क्या कर दिया होगा। मुझे जल्दी से जाना होगा। और जैसे ही वो अपना जाके दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो बेड होता है वो बिल्कुल साफ होता है और उसे देख के वो कहता है कि ये क्या है और सी तुम कहाँ पे हो। पर वो भी को उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और वो कोई नहीं सी होती है और सी ने इसे अपने ऊपर बिठा लिया होता है और वो कहती है कि तुम्हें कैसा लगा बेडरूम, अभी अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या ये, और अब तुम करना चाहोगे वो सब। और एक मिनट के लिए सोचो कि अगर सीयू जैसी तुम्हारे पास भी एक लड़की होती जो तुम्हें खींच के तुम्हारे ऊपर आती तो तुम्हें मजा कितना आता, पर तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अस भाई अस, और मैं भी यहाँ पे सिंगल है, तुम लोग अकेले सिंगल नहीं हो। पर छोड़ो, हम कहानी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और ये देख के शेंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की में से चाहती क्या। मैं एक तरह का इसका मास्टर हूँ पर फिर भी ये पब्लिक वाली प्लेसों के अंदर भी मेरे साथ ऐसा करती है, इसे शर्म तो नहीं आती। पर फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस तो किया था तुम्हारे साथ सोने का, पर थोड़ा सा मसला है। और ये सुनकर सीयू कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या आज मैं अच्छी नहीं लग रही। शेंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी सो सकता हूँ, कोई बात नहीं। सीयू भी कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है और आज से हम दोनों यहाँ पे एक साथ इस बेडरूम के अंदर सोया करेंगे झप्पी डाल के। और ये सुन के शेंग कहता है कि मुझे पता है कि मेरे को झप्पियों की जगह कोड़े पड़ेंगे और अगर मैं तुम्हारे साथ आज रात सो गया तो मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ही साथ मतलब वो सब करने लग जाऊंगा और उसके बाद मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छा होगा कि मैं पहले यहाँ से निकलूं और भागूं कुछ बहाना बना के। और फिर वो उठ के कहता है कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे कहा था कि तुम मेरे रूम के अंदर सो सकती हो, ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सो सकती हो। और हाँ, थोड़ा सा काम है, मैं जाके ना दूसरा रूम साफ करके आया, अब तक तुम यहाँ पे आराम करो। पर जो सी होती है वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि आज रात मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी और जो कुछ भी हमने फ्यूचर के अंदर करना है आज वो मैं कर लूंगी और उसके बाद तुम में से भाग नहीं पाओगे। पर वह भी जो इम्प्रेस होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी क्या कहा था, और जो हमारा मिशन था इस सेक का सबसे प्रीशियस ट्रेजर पाने का, उस पर भी ध्यान दो, बस इन्हीं चीजों के अंदर मत लगी रहो। और ये सुन के शंग भी कहता है कि तो जो बाइजी है वो भी यहाँ पे अपना जरा माइंड थोड़ा अपडेट करिए आज के टाइम से, मतलब वो कह रही है कि ये सब तुम कर सकते हो पर एक लिमिट में। अब सीयू कहती है कि हाँ मुझे याद है और मुझे पता है कि ये मुझसे कभी झूठ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शेंग भी कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, और अगर बस तुम एक बार स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगी उसके बाद तुम आराम से स्वॉर्ड मास्टर सीक्रेट टॉम के अंदर जा पाओगी और उसके बाद हमारे जितने भी मसले होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ये सुन के एम्प्रेस कहती है कि एक मिनट, तुम यहाँ पे इसे स्वॉर्ड मास्टर बना के सुप्रीम स्वॉर्ड सेक के अंदर लाना चाह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितने करप्टेड लोग भरे हुए हैं और जितने तुम यहाँ पे ताकतवर हो उतनी ताकत से तुम यहाँ पे आराम से सेक को उड़ा सकते हो। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम ऐसा कर क्यों नहीं रहे। पर शेंग कहता है कि बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और इस चीज के बारे में तुम बात भी ना करो। वो एम्प्रेस कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें नहीं दिखता इस कल्टीवेशन की दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो यहाँ पे वीक के ऊपर
पर रूल करते हैं और वो यहाँ पे फालतू में लोगों को मारते हैं और उनसे चोरी करते हैं उनके ट्रेजर को, और उसके बाद लोग यहाँ पे भूखमरी से भी मर जाते हैं। पर जितनी तुम्हारे पास यहाँ पे ताकत है तुम आराम से यहाँ पे पूरे समंदर को 2 हिस्सों में कर सकते हो। और ये सुन के शेंग कहते हैं कि समंदर को 2 हिस्सों में, ये क्या समझती है मुझे, क्या मैं यहाँ पे इतना ताकतवर हूँ? असलियत में तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेकार लड़का हूँ। और ये औरत तो मुझे आसमानों से भी ऊपर ले गई, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसके आइडिया के ऊपर इसे कैसे गिव अप कराऊं, क्योंकि इसे गिव अप कराना सबसे ज्यादा मुश्किल है एक एम्प्रेस जो है। पर फिर वो उसे कहता है कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज को तुम्हें भी समझना पड़ेगा। और ये सुन के एम्प्रेस कहती है कि एक मिनट, यहाँ पे सही तो कह रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे शेख को नुकसान पहुंचाया तो हमें भी यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया तो जो चीज हमें चाहिए हम उसे भी नहीं पा पाएंगे और सी भी यहाँ पे पावरफुल नहीं हो पाएगी। और उसके बाद वो शेंग को कहती है कि मुझे माफ करना सीनियर कि मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया, पर अब मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ और अब से मैं यहाँ पे आपसे बहस नहीं करूंगी। शेंग कहता है कि मैंने ऐसे यहाँ पे क्या कहा कि जिससे इसने अपने आइडिया को ही गिव अप कर लिया, पर छोड़ो जो भी वो अच्छे किलो। पर जो एम्प्रेस होती है उसी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कह रही होती है कि जो सीओ मैं उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ और इसे यहाँ पे इतना काबिल बनाऊंगी कि ये एक शॉट मास्टर बन जाए और अब हम यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो चलो सीओ मैं यहाँ पे जाके तुम्हारी ट्रेनिंग को अभी से स्टार्ट करती हूँ। पर सीओ जाते हुए कह रही होती है कि शेंग तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आज रात आऊंगी और आज रात तुम यहाँ पे कहीं जाना भी मत। और ये सुन के शेंग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, पर थोड़ी देर का तो सुकून मिला, पर हाँ मुझे यहाँ पे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं रू की कल्टीवेशन को वापस लाऊं। और इसी के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो होता है ना डाइनिंग हॉल, वहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे होते जितने भी वहाँ पे डिसेबल्स होते और वो बात कर रहे होते वही हुआ और अपने शेंग के बारे में। और वो कह रहे होते हैं कि एक यूजलेस यहाँ पे दूसरे यूजलेस से हार के वापस यहाँ पे आ चुका और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो स्वॉर्ड मास्टर है वो वापस यहाँ पे उस वे शेंग को क्यों ला रहे सेक के अंदर, और वो अगर यहाँ पे आ भी जाए तो उसकी कल्टीवेशन तो खत्म है तो हम आराम से उसे हरा सकते हैं। पर जो यहाँ पे हुआ था वो शेंग से यहाँ पे बहुत नफरत करता था क्योंकि शेंग उससे ऊपर था। और तुम यहाँ पे हुआ के बारे में क्या जानते थे? वो लड़का बोलता है कि अच्छा मैं उसे यहाँ पे 1 साल से जानता था और जैसे उसे यहाँ पे पहला प्लेस मिला तो उसने यहाँ पे डाइनिंग हॉल में आना छोड़ दिया। उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल चुका था, वो कहता था कि उसके रूम के अंदर उसे खाना ला के दिया जाए। पर देख लो पड़ गई ना यहाँ पे बुन पेलात। पर वो भी जो शेंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उसे देख के वो सब काफी शौक हो जाते हैं। पर जो शेंग होता है वो कह रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पे सुबह हुई और मैं सोच रहा हूँ कि रू यहाँ पे खाती क्या होगी, और वैसे भी मैंने जाके उसकी प्रैक्टिस करवानी तो मुझे उसका पेट सही से भरना पड़ेगा। पर शेंग को देख के वहाँ पे वो सब कहते हैं कि एक मिनट बिग ब्रदर यहाँ पे कर क्या रहे, क्या वो हम सबकी ऐसे की तैसे करने आए, हम यहाँ पे खाना कैसे खाएंगे? पर शेंग वो फूड स्टॉल वाले के पास जाता है और वो कहता है कि यहाँ भी जो स्मेल है वो काफी अच्छी आ रही, तो क्या आप मुझे यहाँ पे एक लंच बॉक्स पैक करके दे सकते हैं? वो स्टॉल भी कहता है कि हाँ ठीक है। और ये देख के वहाँ पे वो सब कहते हैं कि क्या हम सपना देख रहे हैं क्या कोई, और इतने यहाँ पे पोलाइटली बिग ब्रदर बात कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे खाने के अंदर हमें कोई पॉइजनस मशरूम डाल के दिया गया? हम क्या हेलुसिनेशन करें? हमें समझ नहीं आ रहा है क्या चल क्या आ रहा है। पर नहीं, उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा दिख रहा है और देखना अभी वो कुछ करेगा। वो पहले हमारे साथ बस खेल रहा था क्योंकि इतने टाइम से उसने किसी के साथ खेला नहीं। पर जो शेंग होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे लड़कियां क्या खाती हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रू को यहाँ पे खाने में क्या पसंद होगा। पर फिर वो कहता है कि यहाँ पे जो आपका सबसे डिलीशियस, सबसे महंगा और सबसे बिकने वाला खाना है वो आप मुझे पैक करके दें। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि क्या ये सच में यहाँ पे खाना खाने आया था? हमें यकीन नहीं हो रहा। और ऐसा उस खाने में क्या है कि वो अकेला खाना चाहते हैं। पर जो शेंग होता है वो खाना पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है और जितने भी वो डिसेबल्स होते हैं वो सारे उस फूड स्टोर वाले के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे 20 कॉपियाँ बना के दो, नहीं 30 नहीं 50, हमें यहाँ पे सारी दे दो। और जो अभी अभी आपने बिग ब्रो को खाना दिया उसके अंदर आपने ऐसा डाला था क्या? पर जो हमारी रूह होती है वो बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि रूह तुम यहाँ पे कभी भूलना नहीं उस बंदे के बारे में जिसकी वजह से तुम अभी सिचुएशन के अंदर हो। वो बस आया और उसने तुम्हें इस हाल में डाला और वो वापस चला गया तुम्हें ऐसा अकेला छोड़ के। और अगर मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर एक बार भी चांस मिला तो मैं इस बंदे से रिवेंज जरूर लूंगी और इसे पूरे सेक के सामने नंगा करके कुत्तों की तरह घुमवाऊंगी और इसे यहाँ पे भंकवाऊंगी भी 300 बार। और बस गाइस तुम सब एक बार इमेजिन करो जो अपना शेंग है वो बेचारे यहाँ पे अपने को बचाने के लिए इतना कुछ करे, पर एट दी एंड आगे यहाँ पे रू से रिवेंज लो और उसकी ऐसी की तैसी कर दो और जो उसने बताया यहाँ पे रू ने वो इसके साथ करे तो क्या होगा। पर जो अपना बेचारा मासूम शेंग होता है वो उसे यहाँ पे चीज का पता नहीं होता और वो रू के पास जा रहा होता है ये सोच के कि रू यहाँ पे कर क्या रही होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओ हाँ, वो शायद से मेरी यहाँ पे तारीफ करी होगी दिल में। पर फिर वो रू के पास चले जाता है और वो रू को कहता है कि रू देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। पर वो रू को रोता हुआ देखता है और ये देख के वो कहता है कि क्या वो रू वापस उन लोगों ने तुम्हें बुली किया? मेरे को बताओ कौन है, मैं उनके साथ जाके फाइट करता हूँ। रू कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेंग बोलता है कि हाँ तो फालतू में रोया मत करो, अपना ख्याल रखा करो और अपनी हेल्थ पे यहाँ पे जरा
ध्यान दो, और हाँ मैं यहाँ पे फ्यूचर में भी आता रहूंगा तो फिक्र मत करो। और हाँ मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे सुबह सुबह भूखी होगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाया, तो जल्दी से इसे खा लो। और खाने को देख के जो रूह होती है वो थोड़ी सी शौक होती है। उसका शौक रिएक्शन देख के शेंग कहता है कि एक मिनट, ये रिएक्शन, और इसे देख के ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी, ये जो खाना है शायद से इसे पसंद नहीं होगा। पर जो रूह होती है उसे सीधा गले लगा लेती है और रोने लगती है। और ये झटका खा के शेंग कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं भी एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा अगर तुम ऐसा ही करती रही। पर जो रूह होती है वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने आप पे शक किया, मुझे लगा था कि आप शेंग हो। और ये सुन के शेंग कहता है कि क्या? और फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे शंग होऊंगा? रूह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे फूड ला के दिया और जिस तरह से आप मेरा ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि आप शेंग होंगे। पर ये सुनकर शेंग कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे इसके सामने अपनी रेपुटेशन को सही करके अपनी रियल आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील करूंगा, पर सब कुछ तो उल्टा ही हुआ जा रहा है। पर फिर वो रूह को कहता है कि अरे चलो हम सबसे पहले ना खाना खाते हैं, इससे पहले ठंडा हो जाए, और मुझे यहाँ पे इन सब चीजों का तो कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, जो सब मैं यहाँ पे इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरी ऐसी की तैसी होगी एंड में, मुझे पक्का पता है। और तुम यहाँ पे खड़ी क्यों? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी भी? यहाँ पे मुंह खोलो और ये लो। और उसके बाद वो अपने हाथों से वहाँ पे रूह को खाना खिलाने लगता है। और पहली बाइट ही लेने के बाद जो रूह होती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी भी ऐसे किसी ने खाना नहीं दिया होता और ऐसा खाना कभी नहीं मिला होता है। क्योंकि जब यहाँ पे शंग नहीं था तो वो अब इसे सब बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और अपना बचा हुआ खाना लाके देते थे। और वो शंग से पूछती भी है कि बिग ब्रदर क्या ये वो खाना तो नहीं जो सबने यहाँ पे बचाया था, आप वो उठा के लिया? शेंग कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे बचा हुआ खाना लाऊंगा? मैं यहाँ पे खुद से जाके डाइनिंग हॉल से तुम्हारे लिए खाना स्पेशल बनवा के लाया हूँ। और वो दिल में कहता है कि मुझे पता है कि इस लड़के ने यहाँ पे अपने पास्ट के अंदर काफी सफर किया, बस उस हरामी शेंग की वजह से जो मर चुका है, पर अब मैं इसे और सफर नहीं करने दूंगा। और अरे तुम यहाँ पे ऐसे खड़ी क्यों? मैंने कहा ना कि खाना भी गर्म है तो जल्दी से खा लो। और जब ये लोग खाना वाना खा लेते हैं तो शेंग उससे पूछता है कि जूनियर सिस्टर, अगर तुम यहाँ पे कुछ ना पा पाई जो तुम यहाँ पे चाहती हो, तो क्या तुम इस सेक को छोड़ के वापस से अपने मॉडल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहोगी? बस मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम मुझे बता देना, मैं वहाँ पे तुम्हारे घर खाने पीने पहनने सब चीजों का इंतजाम करवा दूंगा, और उन चीजों की तुम्हें कभी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तुम जहाँ भी जाना चाहोगे वो अब तुम वहाँ पे जा सकोगी। और इस लड़की के लिए अच्छा होगा कि कल्टीवेशन की लाइफ को छोड़ के अपनी वो नॉर्मल लाइफ जिए, क्योंकि जो कल्टीवेशन की दुनिया है वो यहाँ पे काफी डार्क है, जहाँ पे इसका कोई चांस नहीं बनता। पर रूह पूछती है कि वैसे बिग ब्रदर क्या आप मेरा यहाँ पे पीछा कर रहे थे? और ये सुनकर शेंग कहता है कि एक मिनट, क्या ये लड़की सोच रही है कि मैं इसे यहाँ पे पसंद करता हूँ? क्या मेरा इसके ऊपर क्रश है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, और मुझ पर पता नहीं सब लोग यहाँ पे शक क्यों करते हैं। पर रूह कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागने वाली, आपने कहा था ना कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको अपना टैलेंट दिखा के ही रहूंगी। और ये सुनकर शेंग भी कहता है कि हाँ, किसने कहा कि तुम यहाँ पे टैलेंटेड नहीं हो? जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड की है, और अगर बस वो एक बार वेकन हो गई तो तुम यहाँ पे आराम से 10,000 इविल सोर्ड्स को यूज कर पाओगी। और तुम यहाँ पे सुप्रीम सोर्ड सेक के अंदर सीओ के बाद एक सबसे टैलेंटेड लड़की हो, और तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं, तुम दोनों के अलावा मतलब। पर तुम दोनों फ्यूचर के अंदर मेरी मौत की वजह बनोगे, क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी सही ट्रैक के ऊपर नहीं है। पर जो रूह होती है वो बोलती है कि क्या आपको उन सीनियर ब्रदर का पता है जो कि यहाँ से जा चुके? और ये सुनकर शेंग कहते हैं कि हाँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मुझे पता उसके बारे में, वो हरामी। पर वो रूह को कहता है कि जितना मैं तुम्हारी बातों से उसके बारे में समझाऊंगा, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इतना भी इविल बंदा नहीं था। पर रूह कहती है कि आपको उस हरामी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाऊंगी फ्यूचर के अंदर, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनूंगी, और बेशक आपको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं दे दूंगी, पर उस हरामी की यहाँ पे आप तारीफ ना करें। और ये सुन के शेंग उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। और ये सुन के रूह कहती है कि इम्पोर्टेंट? मैं कब से किसी के लिए इंपॉर्टेंट बनने लग गई? पर शेंग कहता है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और वो धीरे धीरे कहता है कि शुक्र है कि मैं फ्यूचर की डीमन लॉर्ड के गुड साइड पे जा पा रहा हूँ और अपना यहाँ पे एक गुड फ्यूचर बना पा रहा हूँ, वरना ये मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करेगी मेरे फ्यूचर में। और फिर वो एक मैनुअल निकाल के कहता है कि शायद से जिस कल्टीवेशन मेथड को तुम पहले यूज करी हो ठीक ना हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक तरीका सिखाता हूँ। और ये मैनुअल यहाँ पे शॉर्ट मैनुअल है, और इस मैनुअल की मदद से तुम यहाँ पे दाओ शॉर्ट कल्टीवेशन पाथ पे एंटर कर पाओगी। और ये सुनकर सीयू कहती है कि दाओ शॉर्ट कल्टीवेशन पाथ, सच में क्या? और शेंग कहता है कि जितना मैंने अपनी प्लॉट लाइन के अंदर देखा था कि जब ये लड़की यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन जाएगी तो ये खुद से जाके 4 सुप्रीम मास्टर से लड़ेगी जो कि ग्रेट वी के होंगे, और ये एक साथ उन सबको हरा भी देगी, और उसके बाद ये उनका ब्लड टेस्ट भी करेगी, और फिर इसे यहाँ पे कहा जाएगा एक असली डीमन लॉर्ड। और
डैम भाई, ये क्या हालत करेगी फ्यूचर के अंदर, मैं भी नहीं सोच पा रहा। और मैं बस ये चाहता हूँ कि ये लड़की यहाँ पे किसी इविल पाथ के अंदर ना जाए, क्योंकि ये मेरे लिए तो बुरा होगा ही, पर पूरा वर्ल्ड भी इससे खतरे में आ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसका यहाँ पे हाथ थाम लूँ, जिससे ये सही पाथ पे चले। और वो भी जो रूह होती है वो भी खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर, आपने देखा, मैं सच में यहाँ पे कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और ये सुन के शेंग कहता है कि ओ माय गॉड, क्या ऐसा फील होता है यहाँ पे पहले ब्रेक थ्रू के बाद। और ये लड़की यहाँ पे चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, और इसे यहाँ पे 10 साल और ट्रेनिंग करनी है, पर उसके बाद अगर ये विलन बन गई तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और उसके बाद वो रू को भी कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, और हाँ, तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस हर रोज करनी है, इसमें तुमने यहाँ पे वो नहीं दिखानी, क्या कहते हैं यार, आलसपन। हाँ, और हाँ, मेरे को थोड़ा सा काम है तो मैं निकलता हूँ, मैं तुमसे कल आके मिलूंगा, और अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। रू भी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, और जब आप अगले टाइम आएंगे तो यहाँ पे मैं एक अच्छी प्रिपरेशन करके रखूंगी आपके लिए। शेंग कहता है कि प्रिपरेशन तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, बस तुम अपने शॉर्ट स्किल पे ध्यान दो और सब प्रैक्टिस करो। और सही, मैं यहाँ से निकलता हूँ। रू भी कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गई। और शेंग भी जाते जाते कह रहा होता है कि सीयू के यहाँ पे ब्रेक थ्रू के बाद मुझे यहाँ पे वाइट एम्परर टेक्निक मिली थी, पर रू के ब्रेक थ्रू के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। शायद से मेरा जो इनहेरिट ट्रेलम है वो लो होगा, पर छोड़ो, मेरे को इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो रू होती है वो भी उसे वहां से जाता हुआ देख रही होती है, और वो कह रही होती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी कि आप कब वापस आएंगे। पर वहीं पर जो सी होती है वो भी प्रैक्टिस कर रही होती है, और उसकी मदद वहाँ पे एम्प्रेस भी कर रही होती है। और जैसे उसकी प्रैक्टिस खत्म होती है तो वो एम्प्रेस से पूछती है कि एम्प्रेस, यहाँ पे अब मैं आराम से एंसेस्टर दी वाइट एम्परर की इमेज को समन कर पा रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे बाय दी मेथड के नजदीक आ चुकी हूँ, यानी कि उसके अंदर मैंने थोड़ी तो सक्सेस पाई ना। एम्प्रेस कहती है कि हाँ, तुम सही तो कह रही हो, पर जो बाय दी मेथड है उसे यहाँ पे मास्टरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे यहाँ पे बस जिंदगी में एक ही बंदा मास्टर कर पाया, जो कि लिनबू तू तियान था। सी पूछती है कि तो तियान वो बंदा कौन था। एम्प्रेस बताती है कि वो एक एम्पर था, और उसकी बॉडी के अंदर ही जो इम्पेरियल लो था वो पहले से ही था, और जो भी वो मूव करता था, जो भी वो सांस लेता था, हर एक के अंदर यहाँ पे कोई तो अदा होती थी, यानी कि उसका कोई जवाब नहीं होता था। और आज तक कोई भी ऐसा एम्पर नहीं आया जो कि उसके लेवल तक जा पाए। और ये सुनकर सीयू कहती है कि मैं उसके लेवल तक नहीं जाऊंगी, उससे ऊपर भी जाके दिखाऊंगी, और आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पर इस दुनिया के अंदर बन के दिखाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और फिर वो जो सीयू होती है वो अपने घर खुशी खुशी जा रही होती है, मतलब अपने रूम के पास, और वो जाते जाते कह रही होती है कि शंग, जो मेरी बाय दी टेक्निक है मैंने उसे काफी इंप्रूव कर लिया, और मैं उसके नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी हूँ। पर जैसे ही वो कमरा खोलती है तो वहाँ पे देखती है कि जितने भी बुकें होती है वो सारी बिखरी होती हैं। और एम्प्रेस भी बोलती है कि शायद से उन्हें यहाँ पे कोई काम होगा, तो वो उन्हें को सेट करने गई होंगी। और ये सुनकर सीयू कहते हैं कि ओह अच्छा, यहाँ पे और भी उसे कोई काम है, और मैंने उसे रुकने का कहा था पर वो रुका नहीं, अब वो मुझसे बचेगा नहीं। और वहीं पर जो शेंग होता है वो भी वापस आ रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे वापस आने में, और मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे सब ठीक हो। और पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे सीयू करेगी क्या। पर वह भी जो सी होती है वो अपनी सोट निकालती है और उसके गर्दन के पास रखे कहती है कि तुम यहाँ पे गए हुए कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार करी थी, और मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार करना यहाँ पे। शेंग कहता है कि अच्छा सी तुम, मैं तो यहाँ पे डर गया था कि आज मैं मर जाऊंगा। कहीं नहीं, मैं बस प्रैक्टिस करने गया था कि मैं भी अपने को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के मोटिवेट आ गया था। और ये देख के सीयू कहती है कि क्या सच में तुम यहाँ पे झूठ तो नहीं कह रहे। शेंग कहता है कि मैं तुमसे कैसे यहाँ पे झूठ बोल सकता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। और ये सुन के सीयू कहती है कि मुझे माफ करना शेंग, मैंने तुम पे यहाँ पे भरोसा नहीं किया, और अगर तुम नहीं होते मेरी जिंदगी में तो मैं ऐसे ही मर जाती। और ये देख के शेंग कहता है कि क्या कर रही है ये औरत। और सीयू बात सुनो, पागलपन मत करो, यहाँ पे तुम फालतू में मारी जाओगी, जल्दी से अपने गले से सोट दूर करो। पर सीयू कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है कि आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप पे इतना शक जो किया, और इसीलिए मेरी जैसी यहाँ पे औरत का कोई हक नहीं बनता जीने का, आप यहाँ पे खुश रहना। पर शेंग कहता है कि नहीं, यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकती, रुको मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और देखो, तुम ही हो वो अकेली जिससे मैं इस दुनिया में प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे पास है क्या। और अगर तुमने मरना है तो तुम मुझे पहले मारो, उसके बाद मरना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं यहाँ पे जी नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पे घुट घुट के मर जाऊंगा। सी बोलती है कि क्या आप सच में सीरियस है। शेंग कहता है कि मुझे देखो और बताओ कि क्या मैं यहाँ पे सीरियस नहीं लगता। और ये सुन के वहाँ पे जो सी होती है उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है, मतलब गले नहीं लगाती इस बार। और अपना शेंग टीचर हमें यहाँ पे जरा लड़कियों के बारे में बताता है कि अगर किसी लड़की को तुमने यहाँ पे फंसाना है तो सबसे पहले उसके इमोशंस के ऊपर अटैक करो, उसे यहाँ पे शांत करो कि वो ज्यादा गुस्सा ना हो, और उसके बाद उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसकी सेफ्टी कर सकते हो। और एंड में जाके अपना अल्टीमेट वेपन यहाँ पे भीख को यूज करना। और सीयू तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। सीयू पूछती है कि वैसे आप गए हुए कहाँ थे पूरा दिन, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आपको पता है कि मैं आपके बारे में कितना
इतनी फिक्रमंद थी। शेंग कहता है कि अरे इतनी फिक्र क्यों कर रही थी, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि शायद से तुम्हें भूख लगेगी रात को आके, तो इसलिए मैं खाना लेने चला गया। और क्या कहती हो, एक साथ हम दोनों डिनर करें एक ही टेबल के ऊपर? और वैसे भी तुम यही चाहती थी ना, और अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा सा कैंडल लाइट वाला माहौल भी सेट कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। पर्सी और जोर से शेंग को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे क्या पता होगा कि मुझे यहाँ पे क्या खाना, तुम यहाँ पे कुछ भी उठा के ले आए होगे। और ये देख के शेंग कहता है कि एक मिनट, मुझे ऐसे पकड़ोगी तो जो मेरी हड्डी वो टूट जाएगी कमर की, प्लीज छोड़ दो। और मेरी बात सुनो, मुझे कैसे नहीं पता होगा कि तुम्हें खाना क्या नहीं पसंद, मैं तुम्हारे लिए वही बीफ स्टिक लाया हूँ ना, और वही तुम्हें खाना पसंद है ना। और ये सुन के स्यू कहती है कि ओह, तो तुम्हें याद है कि मुझे क्या खाना पसंद है। और फिर वो उसके कान के नजदीक जाके कहती है कि पर अगली बार से यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस का बहाना नहीं लगाना, क्योंकि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर एम्प्रेस कहती है कि नहीं, इस बार ये सच कह रहे हैं, सच में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस के लिए गया था। और ये सुन के अपना शंख दिए दिल में कहता है कि तो जो इसकी यहाँ पे सो इंटेंट है वो पियर हो चुकी है, पर अभी तक उसने प्रॉपर शेप नहीं लिया। और ये भी बेंजिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर रही है, पर इसे यहाँ पे 1000 साल लग सकते हैं इसे बस कल्टीवेट करने में, क्योंकि ये टेक्निक बहुत हार्ड है। और जो एम्प्रेस होती है वो भी सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे ये समझ नहीं पा रही कि जो जाओ सी हो उसके साथ बस मैंने यहाँ पे कुछ ही घंटे प्रैक्टिस किए सॉर्ड इंटेंट पे, पर ये शेंग एक ही बार में उसे पूरा समझ चुके, और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितना ऊपर तक जा सकता है। पर जो सी होती है वो अपने शेंग को थोड़ा सा सड्यूस करते हुए कहती है कि तो क्या तैयार हो आज रात के लिए, मैंने तुम्हें कहा था ना। पर अपना बेचारा मासूम शेंग कहता है कि तुम यहाँ पे कहना क्या चाह रही हो। पर इम्प्रेशन की खुशी नहीं देखी जाती और वो सी को पकड़ के वहां से निकलने लगती, ये बहाना बनाते हुए कि अभी हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें और भी हार्ड वर्क करना है। पर सीओ कहती है कि मैं वापस आऊंगी, और इसी के बाद सुबह हो जाती है। जो अपना शेंग होता है वो पूरी रात बैठ के कोई बुक लिख रहा होता है जो कि फिनिश हो गई होती है। और वो कहता है कि शुक्र है कल रात एम्प्रेस यहाँ पे सीओ को लेके चली गई थी, वरना पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे वो क्या क्या करती, क्योंकि उसकी आंखों में साफ ठग दिख रही थी। पर मैंने भी टाइम जाया नहीं किया और पूरी रात बैठ के वेंसी स्वॉर्डमैनशिप वाली मैनुअल को एक ब्रांड न्यू मैनुअल बना दिया जिसे आराम से रू भी प्रैक्टिस कर पाए। पर वो भी वहाँ पे एक डिसेबल आता है और वो कहता है कि ब्रोदर शेंग यहाँ पे आपसे ग्रेट एल्डर मिलना चाहते हो। और ये सुन के शेंग कहता है कि ग्रेट एल्डर वो यहाँ पे मेरे से आज क्यों मिलना चाहते हैं, क्या कोई खास काम है वो आज मुझे देखने है। और वह भी शेंग भी ग्रेट एल्डर के पास चले जाता है और अचानक से ग्रेट एल्डर शेंग को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पर शेंग पूछता है कि क्या हुआ, आप इतना सरप्राइज क्यों हो गए। ग्रेट एल्डर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और बस मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना शक के अंदर, मतलब खाना पाने की जरूरत है और प्रैक्टिस कैसी चल रही है। पर असल में तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या उसका भी पावर अप हुआ। पर अपना शेंग कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे आके पूछा, और हाँ सब कुछ शेक के अंदर मस्त चल रहा है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अभी तो। और इतना रिस्पेक्टफुल जवाब सुन के ग्रेट एल्डर सोचता है कि एक मिनट शेंग ऐसे क्यों बात कर रहा है, इसके पास तो एक शॉर्ट बॉडी है ना, तो ये यहाँ पे शो ऑफ क्यों नहीं कर रहा उस चीज का। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ये अंदर ही अंदर प्राउड ऑफ कर रहा है अपने को कि इसके पास शॉर्ट बॉडी है, हुआ क्या इस बंदे को। पर ये देख के शेंग कहता है कि जिस तरीके से ये बूढ़ा मुझे घूर रहा है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जल्दी से कोई और टॉपिक छेड़ना पड़ेगा कि इसकी नजर में से हटे। और वो वही मैनुअल निकालता है जिसे उसने लिखा होता है, और वो कहता है कि ग्रेट एल्डर ये देखे मैंने यहाँ पे पूरी रात 3 घंटे बैठ के शॉर्ट टेक्निक लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें ये ढूंढने में कि इस बुक का ग्रेड क्या। और ये सुन के ग्रेट एल्डर दिल में कहते हैं कि तो इस शेंग अनपढ़ जाहिल गवार ने एक बुक लिखी है और वो भी एक शॉर्ट टेक्निक। और शेंग कहता है कि प्लीज आप इसके इंट्रोडक्शन वाले कंटेंट को पढ़ के बताएं कि इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, और आप बस नाराज मत होना उसे पढ़ के। और ये सुन के ग्रेट एल्डर बुक लेता है और वो कहता है कि शेंग ने ये बुक लिखी और वो भी एक शॉर्ट टेक्निक, और मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी यहाँ पे कोई हाई होने वाली भी नहीं है, और ये नॉर्मल बात ही है। और वैसे भी इसने इसे 3 घंटे में लिखा है, और अगर यहाँ पे एक जीनियस भी होता तब भी कोई हाई क्वालिटी के इतने टाइम में नहीं बना पाता। पर जैसे ग्रेट एल्डर उस बुक को खोलते तो वो उसे देख के कहते हैं कि क्या इसने सच में 3 घंटे में लिखी है ना शॉर्ट टेक्निक, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उन्हें देख के शेंग कहता है कि क्या हुआ, इतनी बुरी मैंने बनाई है कि एक्सप्रेशन इतने गंदे आ रहे हैं, और मुझे पता है कि मैंने बस 3 घंटे में लिखे, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ। और फिर वो ग्रेट एल्डर को कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपका टाइम जाया किया, पर अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दूं। पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि एक मिनट रुको तो बेटा, मेरे को सही से पढ़ने दो। और वो दिल में कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 500 साल लगा के तालिस्मान को प्रैक्टिस किया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे हजारों सौ टेक्निक की बुक्स को पढ़ा है, पर मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में आज तक ऐसी बुक नहीं देखी, क्योंकि इस बुक के अंदर जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन के टेक्निक्स हैं उन सबको 4 हिस्सों में डिवाइड किया उनकी ताकत के हिसाब से, अर्थ, हेवन, मिस्ट्री एंड येलो। और ये शॉर्ट टेक्निक अभी बस एंट्री लेवल पे, पर अगर ये परफेक्ट होती तो इसके ऊपर हम आराम से एक पूरा स्कूल बना सकते थे। पर मैं ये नहीं सोच पा रहा कि मैं इसके बारे में क्या जवाब दूं। पर ये देखकर शेंग कह रहा होता है कि मेरे को पक
पक्का पता है कि ये बहुत गुस्सा होंगे, मेरे मुंह पे मेरी मैनुअल मारेंगे। पर ग्रेट एल्डर सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके जैसे एक जीनियस ने अपने को इतने लंबे टाइम तक बेवकूफ बना के क्यों सबके सामने रखा, और जब आज ये सीईओ को इस सेक के अंदर वापस ले आए तो इसने अपने को एक्सपोज कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर एक मिनट रुको, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाओ सीईओ से कभी पंगा ना ले, और अगर हमने इससे पंगा लिया तो हम इसके यहाँ पे दुश्मन बन जाएंगे और हमें यहाँ पे ग्रेट प्राइस पे करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और सुप्रीम सोर्ट सेक के मास्टर ने कितने अच्छे टैलेंट पे नजर डाली, शुक्र ही हमारे हाथों से गया नहीं। और अभी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं फ्यूचर की, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला फ्यूचर अब एक अच्छे हाथों के अंदर है। पर शेंग कहता है कि ग्रेट एल्डर आप कुछ कहना चाहेंगे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या कहूँ बेटा, यहाँ पे कुछ कहने को रहा नहीं, और यहाँ पे इस मैनुअल के लेवल को मैं जज नहीं कर सकता, तो तुम अपने पास रखो और अलविदा। और ये सुन के शेंग कहता है कि क्या ये इतनी बुरी थी कि ये येलो लेवल तक भी नहीं जा पाई। पर अभी जो सीईओ होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, और उसे देख के शेंग कहता है कि क्या वो सीईओ तुम्हारी ट्रेनिंग फिनिश हो गई क्या, पर तुम यहाँ पे उदास क्यों लग रही हो। पर सीईओ आके उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि शेंग अगर हम दोनों आज रात साथ सोएंगे तो मुझे पता है कि मैं खुश वापस हो जाऊंगी। शेंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन का क्या हुआ, वो टेक्निक तुमने यहाँ पे परफेक्ट की। और ब्रो देखो, मैं यहाँ पे बार बार बोलना नहीं चाहता, पर मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमें ऐसी लड़की क्यों नहीं मिलती। मुझे पता है कि एक फैंटेसी मानवा है, पर कुछ तो एहसास हो यार, किसी को कोई तो आ जाए जिंदगी में। पर बस उम्मीद है कि एक दिन हम सब के भी बदलेंगे हालात। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। जो सीईओ होती पूछते है कि एक मिनट, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है। शेंग बताता है कि ट्रेजर पेविलियन से आ रही है, और आज के दिन यहाँ पे मंथली ओपनिंग होने वाली शायद से ट्रेजर पेविलियन की। सी पूछती है कि ट्रेजर पेविलियन ये क्या। शेंग बताता है कि इस जगह पे सुप्रीम सोर्ट सेक के सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर को रखा जाता है, और यहाँ पे ट्रेजर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सुतरा हाउस, एक होता है सोर्ड हाउस, और एक होता है मेडिसिन हाउस। और वहाँ पे तुम्हें सुप्रीम स्किल्स, रेयर वेपन्स और नेचुरल ट्रेजर भी मिल सकते हो। और ये बेल हर महीने इसलिए बजती है कि ये बताती है कि सेक के जितने भी डिसेबल्स है इस बेल के बजने के बाद वहाँ पे जा सकते हैं। एम्प्रेस भी आगे कहती है कि सीईओ जिस ट्रेजर की हमें तलाश है वो भी हमें वहाँ पे मिलेगा। सीईओ भी बोलती है कि शेंग क्या कहते हो, चले हम वहाँ पे, हम यहाँ पे टाइम तो ज़ाया नहीं करना चाहते। और शेंग ये सुन के कहता है कि एक मिनट, वापस है प्लॉट लाइन, पर इसके अंदर मेरे को कोई चीज क्यों नहीं दिख रही, और ना कोई इमेज, ना कोई इमेजिनेशन आ रही हो। और इस बार मुझे पक्का पता है कि ये सीईओ के बारे में तो नहीं होगी, ये रूह के बारे में होगी, कुछ अजीब सी। और अरे मेरे को कुछ दिखाना है तो अभी दिखा दे, मेरे को फालतू में टेंशन में डाल है। पर जो सीईओ होती पूछती है कि शेंग क्या हो, कुछ यहाँ पे गलत है। शेंग कहता है कि सीईओ क्या हो कि अगर हम अगली बार एक साथ चले। सीईओ बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ जाना पसंद नहीं। शेंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को तुम्हारे साथ जाना तो है, पर जिस ट्रेजर की तुम तलाश करी वो 9 फ्लोर के ऊपर है, और उस फ्लोर तक बस यहाँ पे कुछ हाई रैंक वाले लोग जा सकते हैं, और जो यहाँ पे इनर डिसेबल्स होते हैं वो भी बस 4th फ्लोर तक जा सकते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा और हार्ड वर्क करो अपने ऊपर के, तुम टॉप लेवल तक जा पाओ, और उसके बाद जो हमारा गोल है उसे हम आराम से अचीव कर पाएंगे एक साथ। तो क्या कहती हो। और ये सुन के सीईओ कहती है कि मुझे पता भी नहीं था कि आपने मेरे से इतनी होप्स लगाई बैठी है। और एम्प्रेस मेरी बात सुनो, चलो मैंने जाके प्रैक्टिस करनी, हम यहाँ पे एक भी सेकंड ज़ाया नहीं कर सकते। और उसके जाने के बाद शेंग कहता है कि शुक्र है इस बार वापस से मैंने इसे बुद्धू बना दिया, पर ज्यादा देर तक नहीं बना पाऊंगा। और फिर हमें रू को दिखाया जाता है जो कि उन्हें उड़ते हुए डिसेबल्स को देख रही होती है, पर वो भी वहाँ पे शेंग भी आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ रू, तुम यहाँ पे देख किस चीज को रही हो। रू बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आज वो दिन है जब ट्रेजर पेविलियन को ओपन किया जाता है। शेंग कहता है कि हाँ, तो तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। रू कहती है कि मेरे जैसे स्टेटस वाली वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे हिम्मत भी करूँ वहाँ पे जाने की तो सब मेरे को ये कह के वहाँ नहीं जाने देंगे कि मेरे पास यहाँ पे कल्टीवेशन पावर ही नहीं, तो मेरा क्या काम ट्रेजर पेविलियन के अंदर। और ये सब उसी हरामी शेंग की वजह से हुआ है कि मैं बस आज यहाँ पे सफाई करती हुई रह गई। और ये सुन के शेंग कहता है कि देखो, ट्रेजर पेविलियन के अंदर अपने रूल्स है, हर अलग लेवल वाले के लिए हर अलग परमिशन है, तो तुम्हें हर बात शेंग के ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए। और ये सुन के रू गुस्से में पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, आप उसे यहाँ पे बचाना चाह रहे। शेंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एग्री करता हूँ कि जो शेंग था वो सबसे बड़ा हरामी, गिल्टी और क्रिमिनल बंदा था, जिसे यहाँ पे पत्थरों से मार के सेक्स से निकालना चाहिए था। और ये सुन के रू कहते हैं कि वाह, आपने यहाँ पे ठीक कहा, और इस चीज को सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और ये सुन के शेंग कहता है कि अगर यहाँ पे जो सीईओ है वो एक खतरनाक बिल्ली है तो रू भी कम नहीं, क्योंकि ये खतरनाक खरगोश है जो कि मुझे कभी भी चबा के खा सकती है। और ये दोनों चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, मेरे सर पे लाके दोनों को छोड़ दिया। पर अभी रू शेंग से पूछती है कि ब्रदर, क्या मैं सुतरा लाइब्रेरी जा सकती हूँ आपके साथ। और हाँ,
बस मैं वहाँ पे इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं अभी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर आप नहीं लेके जा सकते तो कोई बात नहीं, आप फालतू में टेंशन मत लेना। पर वो भी वापस से शेंग को एक प्लॉट लाइन दिखती है जहाँ पे जो होती है ना रू, उसने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली होती है और उसने यहाँ पे एम्पर आइस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन हार्ड मेथड को अचीव कर लिया होता है। और तुम्हें याद है ना जैसा इसने कहा था कि ये शेंग को कुत्ता बना के पूरे सेक के अंदर घुमाएगी, इसने वैसा ही किया, उसने 300 बार उसे भुंकवाया भी। और ये देख के शेंग कहता है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों इतना कुछ करने के बाद भी मैं क्या मरने वाला हूँ एंड में। और फिर वो रू को कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगर हम एक बार वहाँ पे चले गए तो बाद में तुम्हें कल्टीवेट करने में मुश्किल नहीं होगी और वहाँ से तुम्हें काफी हेल्प भी मिल जाएगी। तो क्या कहती हो, चलें सुधरा लाइब्रेरी। और ये सुन के रू धीरे दिन में कहती है कि मैं यहाँ पे एक यूजलेस लड़की हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई सीनियर ब्रदर को यहाँ पे तंग ना करे, बस मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। पर जो शेंग होता है वो सोच रहा होता है कि शुक्र है इस हरामी शेंग का वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पे मेरे से कोई बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। पर अगर किसी ने मेरे से बात करने की हिम्मत की तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और इसी के बाद वो लोग सुतरा लाइब्रेरी भी चले जाते हैं और वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे ये बंदा तो कभी नहीं आया, मतलब शेंग, और इसके साथ ये लड़की कौन आ रही, क्या ये सेक के न्यू डिसेबल है? दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ऐसा लगता तो नहीं। और जो शेंग होता है वो कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पे सब ठीक होगा, तुम आराम से चलो। और वो दिल में कहता है कि शुक्र है इस शेंग का यहाँ पे कोई तो काम आया ना, इसकी इविल पर्सनैलिटी की वजह से जो नॉर्मल डिसेबल्स है वो मेरा नाम लेने से भी थर थर कांपेंगे, तो मुश्किल है कि मैं यहाँ पे एक्सपोज हूँ। और फिर वो रजिस्ट्रेशन वाले के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 9th फ्लोर पे जाना है, तो जल्दी से मेरी मदद करो यहाँ पे रजिस्टर करने में। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि ओ मास्टर आप यहाँ पे क्या कर, मतलब सर क्या कर, कैसे आप? शेंग कहता है कि अरे अरे इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पे सुप्रीम सोर्ट सेक के डिसेबल्स है, तो हम दोनों इक्वल हुए। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि एल्डेस्ट ब्रदर आप यहाँ पे बात क्या करें, कि आपने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली? और रू सोच रही होती है कि जो सीनियर ब्रदर हैं वो यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बंदे तो नहीं लगते, क्योंकि सब उन्हें यहाँ पे मास्टर बुला रहे। पर जो शेंग होता है वो ये सोच रहा होता है कि अगर बस एक बार इसने मेरा नाम ले लिया गलती से तो मैं फालतू में मारा जाऊंगा, मेरे को डर इस चीज का है बस। पर वो डिसेबल कहता है कि ब्रदर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं आप अपना नाम बता सकती हैं? अपने रू बताते हैं कि मेरा नाम रू है। और ये सुन के वो जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पे वो सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं लाइक बिफोर, कि जो बिग ब्रदर है वो यहाँ पे एक फालतू सी यूजलेस सी लड़की को यहाँ पे उठा के ले आया, जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं, जिसका यहाँ पे कोई काम भी नहीं, जिसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। और ये देख के वहाँ पे जो अपना शेंग होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये मेरी डिसेबल है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इसे कुछ बोलने की, और मेरी डिसेबल जो लेना चाहे यहाँ से ले सकती है, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? और ये सुन के वो डिसेबल कहता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी आपके सामने बोलने की, और अभी मैं आप दोनों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता हूँ। पर शेंग रू को प्यार करते हुए कहता है कि अरे बुद्धू तुमने यहाँ पे दूसरों को बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ आई हुई हो, किसी की यहाँ पे हिम्मत भी नहीं होती कि तुम्हें यहाँ पे कुछ बोल पाए। और चलो रू हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इन जैसे कुत्तों को तो काम है यहाँ पे भौंकना। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि क्या क्या सच में यहाँ पे वो लड़की, वो यूजलेस लड़की सीनियर ब्रदर की डिसेबल बन चुकी है? हमें यहाँ पे क्यों नहीं कभी मौका मिला? पर शेंग रू को सीधा लेके 8th फ्लोर पे चले जाता है और वहाँ पे वो जाके कहता है कि हम यहाँ पे 9th फ्लोर पे सीधा फॉर्मेशन की मदद से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ पे काफी स्पेशल और प्रीशियस स्क्रिप्चर्स पड़े हुए, तो इसीलिए हमें वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा। पर रू रुको, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो? रू कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ये बस खुशी के आंसू कि मेरे पास आप जैसा ब्रदर है और मेरे को यहाँ पे आपके साथ रह के ऐसा लगता है कि मैं सच में किसी दिन उस शेंग को खत्म कर सकती हूँ। और ये सुन के शेंग भी कहता है कि वो जब तक तुम खुश हो अब तक मैं खुश हूँ। पर वह भी उनके सामने एक बंदा आता जो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर उसे देख के शेंग कहता है कि यूवेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर यूवेन सोच रहा होता है कि एक मिनट, शेंग इस लड़के के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? काफी टाइम पहले इसने इसे अकेला नहीं छोड़ दिया था। पर शेंग सोच रहा होता है कि मास्टर वेन मुझे एक विलन की तरह देखते हैं और जब भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोज ना हो। और फिर वो कहता है कि मास्टर वेन मैं अपने डिसेबल के लिए यहाँ पे एक मेंटल मेथड सेलेक्ट करने आया हूँ जिसे प्रैक्टिस कर पाए। और ये सुन के मास्टर वेन हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक मिनट, क्या इसने रू को अपने डिसेबल के तौर पर ले लिया? पर ये कब हुआ? और फिर वो शेंग को कहते हैं कि जिस चीज की यहाँ पे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे डिसेबल के लिए मुश्किल होने वाला है, प्रैक्टिस करना तो अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सा लेवल नीचे चले जाओ। पर शेंग कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे 9th फ्लोर पे भी जाने वाले हैं। और ये सुन के मास्टर वेन कहते हैं कि क्या 9th फ्लोर? एक जैसे लड़की जिसके पास कोई टैलेंट ना हो कैसे यहाँ पे किसी हाई लेवल की स्किल को प्रैक्टिस कर सकती है? और हमें पता है कि शेंग यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो वो अपने यहाँ पे
सारे वजन को हटाना चाहते हैं रू के ऊपर से, पर ये बहुत ज्यादा है। पर शेंग कहता है कि अभी बहस करने का टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये सुन के मास्टर वैन कहते हैं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम 9th फ्लोर पे जाने वाले हो, जो कि हमारे एंसेस्टर ने सेट किया, पर तुम वहाँ पे जाके अपने डिसेबल को और भी मुश्किलों में डाल दोगे। पर शेंग आगे बढ़ता है और अपने सामने फ्लेम को देख के वो बोलता है कि ये क्या है। मास्टर वैन बताते हैं कि ये एंट्रेंस है सूत्रा के आखिरी फ्लोर की, और ये यहाँ पे उन बंदों को रिजेक्ट कर देती जो अंदर जाने के काबिल ना हो, और अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ, उससे पहले देर हो जाए। पर शेंग कहता है कि नहीं, और उसके बाद वो अपना हाथ उसी एंट्रेंस के ऊपर बढ़ाता है और जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसके अंदर डालने लगता है, और अपनी यहाँ पे एक टेक्निक यूज करता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप वाली होती है। और मेरे ख्याल से बाद में जो उसका बैरियर होता है वो टूट जाता है। और ये देख के मास्टर वैन कहते हैं कि एक मिनट, शेंग के पास यहाँ पे इतनी सुपीरियर स्वॉर्ड स्किल कैसे आई, ये यहाँ पे कर क्या रहा है लड़का आजकल। पर वह भी पीछे से एक ओल्ड मैन आता है और वो कहता है कि वाह बेटा, तुम तो सच में एक टैलेंटेड लड़की हो, और मैंने तुमसे ज्यादा हम्बल और एलिगेंट आज तक इस दुनिया में देखा नहीं। और ये सुनकर शेंग कहता है कि क्या ये मेरी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे। पर छोड़ो रू, चलो अंदर चलते। रू कहती है कि क्या सच में मैं भी अंदर जा सकती हूँ। शेंग कहता है कि अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी डिसेबल हो, अच्छा तो तुम हर जगह जा सकती हो जहाँ पे तुम जाना चाहो। और ये सुन के रू कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इनका ये एहसान कैसे उतारूंगी, पर अगर मैं अपनी अंदर की आंखों से इन्हें देखूं तो ये मेरे को एक एम्परर की तरह लगते हैं, यानी कि इनसे ऊपर कोई नहीं। पर शेंग जाके वहाँ पे स्क्रोल्स को चेक करने लगता है, जिसके अंदर उसे बॉडी एंड माइंड लॉ मिलता है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलता है और इनहरेशन भी मिलता है, पर जो सच्चाई होता है वो नहीं मिलता, और इसी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। और वह भी जो रूह होती है वो वहाँ पे बुक लाती है, जो की होती है सेक्सी बुक। और ये देख के शेंग कहता है कि क्या ये तुम लेना चाहती हो, और अगर इसने इस बुक को एक बार यहाँ पे सीख लिया तो मैं इसकी पूरी बॉडी के आर पार देख पाऊंगा, और जो भी मैं करना चाहूँ मैं कर पाऊंगा, और इसका फिगर वब जाके और मजबूत हो जाएगा। और इसके अंदर डुअल कल्टीवेशन की भी जरूरत होती है, पर नहीं, तुम ये नहीं पढ़ सकती। रू कहती है कि क्या वो ब्रदर, मुझे लगा था कि ये कोई एक्सरसाइज बुक होगी तो इसलिए मैं इसे उठा के ले, प्लीज एक बार तो पढ़ने दो। शेंग कहता है कि नहीं, मैंने एक बार कहा ना, और अच्छे बच्चे ऐसी बुकों को प्रैक्टिस नहीं करते। और ये सुनकर रू भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई। पर फिर शेंग कहता है कि चलो जो तुम्हारी माइंड मेथड वाली बुक है ना, उसे हम यहाँ पे ढूंढते हैं, शायद से वो हमें मिल जाए। पर रू क्या हुआ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। रू कहती है कि नहीं, वो इतना खास तो नहीं, बस मैं अपनी ग्रैंड मदर को याद कर रही हूँ जो कि मेरा यहाँ पे ख्याल रखती थी, और उसके बाद अब आप है मेरे पास, पर मैं डरती हूँ कि मैं आपको भी ना खो दूं। और ये सुन के शेंग कहता है कि अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, और अब से तो तुम मेरी डिसेबल हो, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और ये सुन के रू कहती है कि क्या सच में। शेंग कहता है कि अच्छा होगा कि मैं अभी के लिए इसके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी ना लाऊं, क्योंकि ये ऐसे ही खुश है। और जो रू होती है वो भी अपने शेंग का हाथ पकड़ लेती है, और वो कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। और जो शेंग का हाथ होता है वो कहीं और ही जा रहा होता है। पर ये देख के शेंग कहता है कि मैंने आज तक इसे इतना खुश कभी नहीं देखा, और यहाँ पे ये खुश और भी हो जाएगी अगर इसने एक बार शेंग को मार दिया, यानी कि मैं। पर रू कहती है कि चलो बिग ब्रदर, हम यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं वो काफी गंदे हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने जाके नहाना भी और इन्हें चेंज करना भी। और ये सुनकर शेंग भी बोलता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम जाओ होता है, और उसका यहाँ पे अंकल ग्रेट एल्डर होता है, और तुम्हें ग्रेट एल्डर तो याद होगा। और वो लड़का कहता है कि रू और शेंग ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, और ये दोनों एक साथ सुतरा लाइब्रेरी के अंदर से निकले और हंसते हुए, ये कैसे हो सकता है। ओ हाँ, अब मुझे समझ आया कि ये अपने खेलने के लिए एक नया खिलौना ढूंढ रहा है, और जो मेरे अंकल थे वो कब से इसे मारना चाहते थे कि जो मेरा कजन हुआ है वो इसकी जगह ले पाए, और अगर मैंने भी उन्हें जाके बता दिया तो शायद से उन्हें एक मौका मिल जाए इसे खत्म करने का। पर वहीं पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शेंग इतना बड़ा जीनियस निकलेगा, और मैं अंधा यहाँ पे उसे इस शख्स से निकालना चाह रहा था, कितना बड़ा नुकसान होता। पर वह भी जो हमारी होती है ना शेंग की मास्टर, वो भी वहाँ पे आ जाती हैं, और वो कहती हैं कि ग्रेट एल्डर, मैंने सुना था कि आप मेरे डिसेबल से आज मिलने गए थे, क्यों, क्या वो कोई काम था उससे। अपना ग्रेट एल्डर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और मेरी कोई कंप्लेन भी नहीं है शेंग के अगेंस्ट, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आज तक शेंग के बारे में सब कुछ छुपा के क्यों रखा। पर वह भी जो जाओ होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, और वो कहता है ग्रेट एल्डर, आज मैं आपके लिए ग्रेट न्यूज लेके आया हूँ, मास्टर भी यहाँ पे, आज मेरे को दो चांस यहाँ पे मिलने वाले, तो मैं इनकी हैप्पीनेस को डबल कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि मास्टर, मैंने आपके डिसेबल यानी कि शेंग को आज एक फीमेल सर्वेंट के साथ रिलेशनशिप के अंदर देखा। और ये सुन के वो दोनों पूछते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, क्या ये सच है जो तुम बता रहे हो। जाओ कहता है कि बस इतना नहीं, वो दोनों एक साथ सुतरा लाइब्रेरी भी गए थे, और आप लोगों को तो पता है कि वहाँ पे किसी सर्वेंट का जाना मना है, और शेंग रू को लेके गया था, और उन दोनों ने यहाँ पे रूल
रूल को तोड़ा है तो उन दोनों को यहाँ पे पनिश किया जाए। और ये सुन के अपनी जो मास्टर होती है वो सोचती है कि रू आज तक शेंग ने कभी ऐसा किया तो नहीं है, और शेंग ने तो उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था ना, और जो रू है वो भी यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है, पर मेरे को इसे अकेले में जाके समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरी वुमेन से फ्लर्ट करना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो भी जरा थोड़ा सा उन चक्रों में है आई थिंक बस। और तुम इनके एक्सप्रेशन से भी अंदाजा लगा सकते हो। पर छोड़ो, जो अपने अंकल होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि तो शेंग ने यहाँ पे अपनी एक स्पेशल डुअल कल्टीवेशन से जो सीओ है उसे भी एक सही लेवल तक पहुंचाया था, और अगर वो ऐसा रू के साथ करता है तो जो उसका असली टैलेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा और वो भी एक अच्छी कल्टीवेटर बन जाएगी। पर जो जाओ होता है वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे शेंग को पनिश करेंगे और उसे सेक्स से निकाल देंगे। पर वो धीरे धीरे में कह रहा होता है कि जो अंकल है वो इसके बाद बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर है वो भीख मांगेगी उसे रोकने के लिए, और मेरे अंकल यहाँ पे उसका थ्रोन ले लेंगे। पर जो अंकल होते हैं वो उसके मुंह पे जोर का मुक्का धेड़ देते हैं, और जो जाओ होता है वो सीधा उड़ के पीछे जाता है। और आज मैं कहता हूँ कि ये रियल एग्जाम्पल है सीधा उड़ के पीछे जाके गिरने की। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सीधा उड़ के पीछे जाके गिरता है, ये रियल एग्जाम्पल है। और जाओ कहता है कि अंकल आप शेंग की यहाँ पे क्यों साइड ले रहे हैं, आप उसे प्रोटेक्ट ना करें, यहाँ पे डरे ना उसे। पर जो अंकल होता है वो कहता है कि साले हरामी, तेरे को किसने कहा कि सेक के बिजनेस के अंदर हाथ डाल, अब मैं तेरे को आज सिखाऊंगा कि यहाँ पे बड़ों के कामों के अंदर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। और बस एक बार सोच के रू वो तीसरी इंसान हुई जिसके पास शॉर्ट बॉडी हुई, तो हमारा सेक यहाँ पे कितनी ऊपर तक जाएगा। और तू हमारे सेक से ऐसा इतना अच्छा जीनियस टैलेंट को भगवाना चाहता है, तेरी तो ऐसी की तैसी। और वो धीरे धीरे में कहते हैं कि मैंने यहाँ पे काफी फ्यूचर को इफेक्ट कर दिया था, पर अब मैं और नहीं करना चाहता, और मैं इस हरामी को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। और जो हमारी मास्टर होती है उसके पास आती है और वो कहती है कि मैंने डिसेबल से रूमर सुने थे कि तुम सबको बुली करते हो, तो इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पे डिमोटिवेट करके, मतलब डिमोट नहीं होता, तुम्हारे को यहाँ पे अब सर्वेंट बना दिया जाता है, ऐसा कह लो। पर जाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने तो बस आके सच बताया। पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि शेंग की वजह से जो मेरी रैंक है वो नीचे हो चुकी है, पर मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, अब ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। पर वहीं पर जो मास्टर होती है वो कहती है कि ग्रेट एल्डर आपको यहाँ पे क्या हुआ, आप इतने अलग तरीके से बिहेव क्यों करे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अरे यहाँ पे आप क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो, मेरे को पहले पता नहीं था कि शेंग के पास इतना अच्छा टैलेंट होगा, अभी मेरे इस पे नजर पड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज हो चुका हूँ उसके लिए। अपनी मास्टर भी कहते हैं कि ऐसा शेंग ने दिखाया किया कि जिससे इन तरह इम्प्रेस हो गए। पर वह भी जो मास्टर वेन होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताना है। मास्टर कहते हैं कि तो तुम यहाँ पे शेंग के बारे में बताने आए हो। मास्टर वेन भी कहते हैं कि हाँ आपने ठीक कहा, और आज मैंने देखा कि उसके पास यहाँ पे नया डिसेबल आ चुका है। और ये सुन के जो अपनी मास्टर होती है वो सर पे हाथ रख लेते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। पर मास्टर वेन कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, उल्टा मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि अब आपके पास 2 डिसेबल्स है जो कि आराम से 9th फ्लोर तक जा सकते हैं सुधरा लाइब्रेरी की। और ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या मतलब। और देखो हम बस इन्हें वेन कहेंगे पर रिस्पेक्ट के साथ। जो वेन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा कि जो रू है उसे यहाँ पे शेंग ने कुछ ट्रिक्स से तो प्रोटेक्ट किया था, पर यहाँ पे उसके पास भी कुछ अपने ट्रिक्स हैं। और आपको वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार 9th फ्लोर पे गए थे। मास्टर भी कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, जब मैं पहली बार 9th फ्लोर के ऊपर गई थी तो मेरे कपड़े फट गए थे, मैं दर्द में वहाँ चिल्ला रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों एरोस मेरे दिल को चीर रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि शेंग एक अच्छा इंसान बन चुका है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग वहाँ से किस तरह की बुक लाएं। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं बुक लाइब्रेरी के पास, तो वह भी वहाँ पे होली लैंड के कुछ लॉर्ड्स भी आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप हमें अलाउ करें कि हम 9th फ्लोर पे जा पाए और वहाँ से एंशिएंट स्क्रॉल और 1000 मशीन सूत्रा को ले पाए जैसे हम हमेशा लेते हैं। अपने मास्टर भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी हमारे आपके सेक के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे चल रहे हैं, और चलो हम लोग एक साथ जाते हैं। और इसी के बाद हमें वही एंट्रेंस दिखाई जाती है, ये किसी अलग तरह की एंट्रेंस होती है और वहाँ पे अपनी जो होती है ना मास्टर, वो भी कहते हैं कि तो सारे ग्रेट एल्डर्स तैयार हैं, हम अब अंदर जाने वाले हैं। सारे लॉर्ड्स और एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। पर वो जो ब्लैक आइस वाला लॉर्ड होता है वो कहता है कि पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं इस डोर के पास आता हूँ तो मुझे बाहर से उस बुक का प्रेशर महसूस हो जाता है और इस वजह से मैं बहुत खुश भी हो जाता हूँ। मास्टर भी कहते हैं कि सब तैयार है, अब हम अंदर जाने वाले हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर आते तो सब कहते हैं कि एक मिनट, आज यहाँ पे एक अजीब सी चीज फील हो रही है, क्योंकि आज जो अंदर एनर्जी है वो काफी हैवी और यहाँ पे जो इमोर्टल एम्परर्स हैं वो
वही यहाँ पे आ सकते, पर एक मिनट, क्या ऐसा तो नहीं कि वही यहाँ पे आया हो? और वो लंबी दाढ़ी वाला लॉर्ड कहता है कि यहाँ पे शेंग नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो इमोर्टल पावर को भी पोजेस करता होगा तभी उसके लिए यहाँ पे आना इम्पॉसिबल है, और अगर उसे यहाँ पे आना है तो उसे हजारों साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी बॉडी को इतना काबिल बनाना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। पर जो मास्टर होती है वो ये देख रही होती है कि शेंग यहाँ से कौन सी बुक लेके गया, और वो भी वो नोटिस कर लेते हैं कि वहाँ पे सेक्सी बुक नहीं है, और इसी वजह से वो काफी शर्मा भी जाती हैं। पर जो वहाँ पे लॉर्ड्स और एल्डर्स होते हैं वो पूछते हैं कि वैसे वो कौन सी बुक लेके गया। पता चला, मेरे को उम्मीद है कि वो ही हुआन टेक्निक वाली लेके गया होगा, पर वो जो ब्लैक आई वाला लॉर्ड होता है वो कहता है कि अब मुझे पता चला कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है, और मुझे पता है कि वो सेक्सी बुक ही लेके गया होगा क्योंकि उसे डुअल कल्टीवेशन जो करनी है। और जो मास्टर होती है वो भी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है कि शेंग, तुम यहाँ पे मजे लेना चाहते हो, मैं तुम्हें पूरे मजे दिलाऊंगी, रुक जाओ बस। पर वहीं पर जो शेंग होता है उसे छिंकियां आ रही होती है और वो कहता है कि मुझे जरूर यहाँ पे स्यू याद कर रही होगी जो कि प्रैक्टिस करने गई है, और रू भी याद कर रही होगी जो कि बात लेने अंदर गई हुई है, और जो रू होती है वो भी अंदर नहा रही होती है। और पता है कि वो क्या सोच रही होती है, अपने को शेंग के साथ डुअल कल्टीवेट करता हुआ। पर वो कहती है कि नहीं, ये गलत बात है, मैं ये नहीं सोच सकती, ये बहुत गंदा है, ये मैं कभी नहीं कर सकती उनके साथ, वो मेरे सीनियर ब्रदर हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो नहा के निकलती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। शेंग भी उसकी तरफ अपने एक वुडन स्वॉर्ड फेंकता है और कहता है कि तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे ट्रेनिंग का अंजाम क्या हुआ है। रू कहती है कि हम वुडन स्वॉर्ड यूज करने वाले। शेंग कहता है कि हाँ, कि हम दोनों में से किसी को चोट ना पहुंचे, और असल बात तो ये कि मैं नहीं चाहता कि ये मुझको मार दे असली स्वॉर्ड के साथ। और ये सुन के रू भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि तो आप मुझे यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, आप कितने अच्छे हैं, पर मैं भी यहाँ पे पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी आपको आज दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो तैयार हूँ मैं, आ जाए आप। शेंग कहता है कि धीरज रखो, इतनी एक्साइटेड ना हो, हम आराम से लड़ेंगे। पर वह भी रूस के ऊपर अटैक कर देती है और उसे देख के शेंग कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? पर फिर वो अपनी की को ऑन करके उसके अटैक को रोक लेता है और वो कहता है कि सिस्टर, तुमने यहाँ पे ठीक नहीं किया, वापस आके अटैक करो। रू भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई और इस बार मैं यहाँ पे मिस नहीं करूंगी। और फिर वो फुल स्पीड में उसके सामने से घूम होती है और उसके पीछे आ जाती है, पर शेंग उसे देख लेता है और वापस उसे रोक लेता है। और फिर उन लोगों के वहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक्स होते हैं और वहाँ पे जितने भी एल्डर्स और होते हैं ना लॉर्ड्स, वो भी आ जाते हैं और वो ये देख के कहते हैं कि वाह, यहाँ पे एक फाइट चल रही है। पर मास्टर कहते हैं कि मैं आराम से बता सकती हूँ जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के अटैक को इस वुडन स्वॉर्ड से रोकेंगे नहीं तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। पर ग्रेट एल्डर कहता है कि एक मिनट, वो जो स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक थी शेंग के पास, क्या रू ने उसे पढ़ लिया? क्योंकि देख के आराम से पता चल रहा है कि रू ने उस टेक्निक को बहुत ही इजीली कुछ ही दिनों के अंदर सीख लिया है। और मास्टर सच में जो शेंग है उसके जैसा जीनियस 1000 सालों में एक बार पैदा होता है, और वो भी हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेक को मिला। पर वहाँ पे जो होता है ना लॉर्ड, वो कहता है कि यहाँ पे ये लोग असली वेपन को यूज क्यों नहीं कर रहे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इस वुडन के मुकाबले। मास्टर कहती हैं कि शायद से ये इसलिए होगा कि वो लोग चाहते ही नहीं कि जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें यहाँ पे कोई दर्द पहुंचे, इसीलिए वो वुडन स्वॉर्ड को यूज कर रहे हैं। वो दोनों लॉर्ड्स भी कहते हैं कि क्या सच में ऐसी बात है ना? पर जो मास्टर होती है वो कहती है कि एक मिनट, रू के पास तो यहाँ पे कोई कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं था, पर अचानक से उससे यहाँ पे हुआ क्या? अपना ग्रेट एल्डर कहता है कि मास्टर, क्या आप भूल गई कि जो हमारा शेंग है उसके पास काफी अच्छी डुअल कल्टीवेशन की फिजिक है, तो आराम से वो किसी को भी रातों रात बदल सकता है। और ये सुन के मास्टर भी शर्मा जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं तो भूल गई थी कि मेरा डिसेबल यहाँ पे काफी टैलेंटेड है, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि अब पूरे सेक के अंदर यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि रू का वो मजाक उड़ा पाए। पर वो लॉर्ड्स कहते हैं कि मास्टर कैसा हो कि इस साल हम एडवांस के अंदर एक दो इवेंट कराएं। और ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस बार भी हर बार हम ही यहाँ पे क्यों होते हैं हर बार? पर वो दोनों कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे डिसेबल्स भी आपके शेंग से कुछ सीखे। पर जो मास्टर होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करके आपको उसके बारे में बता दूंगी कि ये हमने कब करना है। वो लोग भी कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मास्टर होती है वो सोच रही होती है शेंग के बारे में कि शेंग, तुम यहाँ पे कितने बदल चुके हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे बन जाओगे। और तुम्हारा टीचर होने के नाते मुझे पता है कि तुम कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं जो बाहर से आई होती है। और वहीं पर जो शेंग होता है वो कह रहा होता है कि रू, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा किया। और रू भी वहाँ पे काफी थक गई होती है। पर रू को देख के शेंग कहता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? रू कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे ये पास इनके अलावा कोई और है ही नहीं। और ये सुन के शेंग कहता है कि तो उस हरामी शेंग ने यहाँ पे इसकी जिंदगी इतनी अजाब कर दी थी कि ये कोई ढंग की ड्रेस भी नहीं पहन सकती। और फिर वो रू को कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे कपड़े मैटर नहीं करते क्योंकि तुम दिखती ही इतनी खूबसूरत हो, बेशक तुम जो भी पहन लो। और ये सुन के रू कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने भी मेरी कभी इतनी तारीफ की नहीं। और वो शेंग को कहती है कि प्लीज आप ऐसी यहाँ पे बातें ना करे। और ये सुन के शेंग बोलता है कि सीओ को यहाँ पे संभालना बहुत मुश्किल है, पर रू को संभालना बहुत आसान है क्योंकि ये मेरे साथ रह
के रिलैक्स हो जाती है, पर सीयू मेरे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल कर देती है। और वो रू को कहता है कि बस एक बार तुम प्रमोट होगी तो उसके बाद जो तुम्हारा खाना पीना रहना और कपड़े हैं वो बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कोई। पर रू कहती है कि बात ये नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, बात ये है कि मैंने इन्हें इसलिए पहना कि ये जरा से छोटे थे पहनने में। और ये सुन के शेंग बोलता है कि छोटे तुम्हारा मतलब क्या है। पर वो रू को शर्माता हुआ देख के समझ जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं जाके किसी को बता दूंगा कि तुम यहाँ पे थोड़े से अच्छे क्लोथ्स लाके दे दे। पर जो रू होती है वो जाके उसे पीछे से पकड़ लेती है और शेंग कहता है कि रू तुम कर क्या रही हो। रू कहती है कि मुझे पता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। और ये सुन के शेंग बोलता है कि फीलिंग्स मतलब क्या तुम्हारा। रू थोड़े डरावने अंदाज में कहती है कि आपको तो पता है कि मेरी लाइफ पहले ही हेल बन चुकी थी और मेरा जो नसीब था वो पहले से ही मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होगा। पर फिर वो थोड़ा नॉर्मल होके कहती है कि मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि मैं शेंग को मार के उसी के साथ मर जाऊंगी और सुसाइड कर लूंगी। और ये सुन के अपना शेंग कहता है कि क्या पागल हो रहते ये। और फिर वो उसे एक शमार लगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या मरने और मराने की बातें कर रही हो, सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे के अपने फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। और ये सुन के रू भी कहती है कि हाँ ब्रदर यहाँ पे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना था कि जो शेंग है उसकी बॉडी रिकवर हो चुकी तो उसे हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला और इसी वजह से मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि हाँ ब्रदर मैं समझ गई, मैं यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। और शेंग दिल में कह रहा होता है कि मुझे रू की हीलिंग साइड का तो पता था पर इतनी डिप्रेसिंग साइड भी है इसकी उसका नहीं पता था। और यहाँ पे सीयू तो पहले ही एबनॉर्मल है, पर लो अब मेरे पास एक और एबनॉर्मल से लड़की आ चुकी है। पर वो भी रू कहते हैं कि ब्रदर पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुन के शेंग कहता है कि रू तुम ठीक तो हो ना। पर वो भी रू का वहाँ पे ब्रेक थ्रू होने लग जाता है और ये देख के शेंग कहता है कि तो ये होता है यहाँ पे टैलेंट चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का। पर वो भी रू का ब्रेक थ्रू भी कम्प्लीट हो जाता है और वो कहते हैं कि ब्रदर ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्लियरली देख सकती हूँ। और ये सुन के शेंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ब्रेक थ्रू के बाद ये मिडिल स्टेज तक चली जाएगी, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। और ये अभी यहाँ पे शॉर्ट माइन स्टेज के ऊपर है जिसके अंदर ये कुछ टाइम के लिए तो देख सकती है पर बाद में जाकर इसका विजन खत्म भी हो सकता है। पर अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वो जाते जाते कहता है कि रू अपनी आंखें बंद करके अपने शॉर्ट हार्ट की ड्यूरेशन को बढ़ाओ क्योंकि वो काफी शॉर्ट होगी। और हाँ जो तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसको भी यहाँ पे तुमने फील करना है। और वो भी ऐसा ही करती है। और जो शेंग होता है वो वॉल से दूसरी तरफ छलांग मार के आ जाता है और वो कहता है कि मैं कुछ दिन बाद जाके रू से मिलूंगा क्योंकि अभी जाना खतरे से कम नहीं। पर वह भी उसके सामने वहाँ पे एक बुक आती है या लेटर आता है उसके मास्टर की तरफ से और उसके अंदर वही दाव इवेंट का लिखा होता है। और ये पढ़ के शेंग कहता है कि मास्टर मुझे मरवाएगी कसम से। और फिर हमें बाथरूम दिखाया जाता है जहाँ पे जो एम्प्रेस और सी होती है वो दोनों एक साथ नहा रही होती है। और एम्प्रेस कह रही होती है कि आज तुमने यहाँ पे अपनी शॉर्ट स्किल को इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव नहीं किया। सीयू कहती है कि पर मैंने अपना 100% तो दिया ना। और ये सुन के एम्प्रेस कहती है कि हाँ लवर्स के साथ ऐसा ही होता है। और ये सुन के सीयू कहती है कि आपका मतलब क्या है। एम्प्रेस कहती है कि देखो अगर तुमने अपने को इम्प्रूव नहीं किया तो शेंग किसी और लड़की के पास चले जाएगा। और ये सुन के सीयू कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शेंग मेरे से प्यार करता है बस मेरे से और उसने मुझे बोला भी था। एम्प्रेस कहती है कि क्यों कभी भी तुम्हें शक नहीं हुआ उस पर, उसने कभी भी तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ली कि वो तुम्हारे साथ बिता पाए। और अगर वो तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करेगा तो जो तुम्हारी यहाँ पे प्रोग्रेस की ग्रोथ होगी वो भी डबल हो जाएगी। पर हाँ तुमने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग से भी काफी अच्छी प्रोग्रेस की पर वो काफी स्लो है। और ये सुन के सीयू कहती है कि नहीं आप यहाँ पे गलत कह रही हैं, आपको डुअल कल्टीवेशन के बारे में कुछ सही से पता ही नहीं होगा ना। एम्प्रेस कहती है कि ओह तो तुम मुझे सिखा रहे हो और जिस बात के ऊपर तुम चल रहे हो वहाँ पे किसी के लिए फीलिंग्स होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। पर वह भी जो अपना शेंग होता है वो बाहर से आवाज देता है कि सीयू तुम कैसी हो। और ये सुन के सीयू काफी खुश भी हो जाती है और वो कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि वो मेरे से प्यार करता है। और फिर वो खड़ी होती है क्या कहूँ अब क्या कर छोड़ो यार। सीयू खड़ी होकर कहती है कि क्या वो शेंग तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। शेंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज पूरी रात बैठ के मैं थोड़ी स्टडी करूंगा तो इसीलिए तुम जाकर प्रैक्टिस के बाद सो जाना क्योंकि तुम काफी थक भी गई होगी। और ये साला रू के लिए बुक लिखने जा रहे जो कि वो सोड हार्ट के लिए होगी शायद से। पर जो अपनी सीयू होती है वो काफी गुस्से में होती है और एम्प्रेस भी उसे पंप करते हुए कहती है कि देखा मैंने कहा था ना। और तुम उसकी फियांसे बिल्कुल नंगी खड़ी हुई थी और तुम दोनों के बीच में बस
बस एक गेट का फासला था, पर फिर भी उसने यहाँ पे कुछ नहीं किया। और सोचो तुम्हारा शादी के बाद क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। पर ये सुन के सिउ थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि वो मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे से प्यार नहीं करता। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये एम्प्रेस इन दोनों के बीच में फट्टा करा के ही मानेगी, क्योंकि इस बार वो कहती है कि देखो आगे जाके तुम एक एम्परर और इमोर्टल बनने वाले, तो तुम्हें इन प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पर सिउ कहती है कि नहीं, आज रात में एक अच्छी ड्रेस पहन के जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि सच में वो मुझसे प्यार करते हैं, और मैं देखना भी चाहती हूँ कि वो किस चीज के साथ इतना बिजी है। और फिर हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि मुश्किल से अपने कमरे के पास आ गया होता है, और वो कह रहा होता है कि मास्टर ने यहाँ पे अब मेरे सर पे एक नया टास्क डाल दिया, ये दाव इवेंट का। पर सबसे पहले मुझे रू की मेंटल हेल्थ के लिए कोई हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैंने प्लॉट के अंदर देखा था कि रू ही वो होगी जो कि एम्प्रेस साइड टेक्निक को खुद से बनाएगी, पर वो टेक्निक उसका लाइफ स्पेन भी कम करेगी। पर उसे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बस मुझे मारना चाहती है। पर अभी तक वो प्लॉट लाइन यहाँ पे सच हुई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइफ दूसरी है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा मेथड ढूंढना होगा जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैजिक पाथ यूज ना हो, और वो मेथड यहाँ पे बस बाई दाई मेथड हो सकता है, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होंगे। पर इसी के बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड को कह रहा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं शेंग की टीचिंग्स को फॉलो करूं। लॉर्ड भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, पर फेंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और हाँ, इस लड़के का नाम फेंग होता है, पर वह भी सुप्रीम सोर्ड सेक से उन्हें अजीब सी लाइटनिंग आती हुई दिखती है, और वो लोग कहते हैं कि ये चल क्या रहा है सुप्रीम सोर्ड सेक के अंदर। पर लॉर्ड कहता है कि देख के ऐसा लगता है किसी ने वापस अपने को इम्प्रूव किया। और फेंग बात सुनो, मुझे कल कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें सुप्रीम सोर्ड सेक के डिस्कशन में जाना ही पड़ेगा। और वहीं पर शेंग भी कहता है कि क्या बाहर से थंडर की आवाज आई, पर छोड़ो मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं सोने वाला हूँ। और जब वो सो जाता है तो कुछ देर बाद उसके कमरे में कोई आता है, और वो कोई नहीं सी होती है जिसने एक सेक्सी सा सूट पहना होता है, और वो कहती है कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों। और शेंग यहाँ पे सोया हुआ, इसने तो कहा था कि इसने काम करना है ना, पर मेरे को लगता है कि वो बहाना था बस मुझे अवॉइड करने का। और उसके बाद वो अपना चाकू निकालती है और वो कहती है कि शेंग तुम यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम दे देते तो तुम मारे नहीं जाते। पर वो भी एम्प्रेस कहती है कि सिउ वो देखो, और उनकी नजर वहाँ पे एक बुक पे जाती है, और एम्प्रेस कहती है कि सिउ ये तो वही बुक है ना जिसकी तुम अभी प्रैक्टिस कर रही हो, और इसी वजह से शायद से इसने कभी भी यहाँ पे छुट्टी नहीं ली होगी अपने काम से। सिउ के भी हाथ से उसका चाकू गिर जाता है, और वो कहती है कि मुझे पता था कि ये मुझसे प्यार करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा प्यार यहाँ पे हमारे, कभी भी ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। और ये अगर तुम्हें याद हो कि सिउ यहाँ पे बाय दी मेथड को प्रैक्टिस कर रही थी, और शेंग भी उसी के बारे में लिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे इन सब चीजों का कनेक्शन बन जाता है। पर एम्प्रेस अभी भी कहती है कि सिउ इतनी जल्दबाजी मत करो, शायद से यहाँ पे वो गलत हो। पर जैसे उसकी नजर वहाँ पे उन स्क्रॉल्स पे जाती है तो वो कहती है कि तो अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे सब चल के आ रहा है, और जो उसने यहाँ पे मेंटल मेथड लिखा है वो इमोर्टिलिटी के मेथड के काफी नजदीक है, या ये कह लो कि वो ही है। और ऐसा मेथड यहाँ पे बस एक ग्रेट एम्परर लिख सकता है। पर अगर ये सच में इतना पावरफुल है तो ये अपने को इतना आराम से क्यों रख सकता है कि कोई भी आके इस पे अटैक कर दे। पर मुझे यहाँ पे जानना पड़ेगा कि शेंग यहाँ पे कितना पानी के अंदर है, यानी कि इसका रेलम क्या है अभी। और जैसे ही वो हाल लगाने की उसे कोशिश करती तो कोई शील्ड उन्हें रोक लेती है, और उससे उन्हें करंट भी पड़ता है, और ये देख के वो कहते हैं कि ये हुआ क्या। और जैसे ही वो शेंग की तरफ देखती है तो व्हाइट एम्प्रेस कह रहा होता है कि साली पीछे हट जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगा। और ये देख के वो हैरान भी होती है, पर वह भी शेंग की भी आंखें खुल जाती हैं, और वो उठकर कहता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। पर वह भी इसी उसे गले लगा लेती है, और वो कहती है कि मुझे माफ करना, पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करने जा रही थी, और अगली बार जब तुम रेडी होगे तब मैं तुम्हारे साथ वो करने आऊंगी। शेंग भी बोलते है कि हाँ ठीक है, पर हुआ क्या यहाँ पे। और ये देख के एम्प्रेस भी कह रही होती कि क्या मैं गलत थी, शेंग सच में कोई अच्छा इंसान है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेंग अपने बेड से उठता है, और वो कहता है कि मैं तो कल रात काम करते करते सो गया था, तो मुझे बेडरूम के अंदर कौन लाया। पर वह भी सिउ भी उठ जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है, और मैं भी एक ऐसी वाइफ डिजर्व तो करता हूँ ना। पर छोड़ो, शेंग कहता है कि तो सिउ मेरे को वहां से उठा के लाई थी, पर क्या इसने मेरे कपड़े चेंज किए थे। पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि मैंने एम्प्रेस के पास भी जाना है, और मैंने ऑलरेडी मेंटल मेथड को यहाँ पे काफी इम्प्रूव कर दिया, और वैसे भी मैंने इन्हें पूरा याद कर लिया, तो अच्छा होगा कि मैं इन्हें खत्म ही कर दूं। और क्या वहाँ पे डिस्कशन के लिए सेंड वगैरह भी आएंगे, क्योंकि मुझे इस चीज का डर है कि वो लोग मेरा कल्टीवेशन लेवल पता ना कर ले। और अभी के लिए मैं रू को भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो इतने हाई लेवल तक नहीं है, और सिउ को भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है। अब मुझे सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। पर वह वहाँ पे एक चिट्ठी आ जाती है, और जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसके मास्टर का मैसेज होता है जो कह रही होती है कि जल्दी से गॉड पैलेस के अंदर आ जाओ, क्योंकि जो लॉर्ड है वो अपने डायरेक्ट डिसेबल फेंग को भी साथ लेके आया हुआ है, और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब। शेंग कहता है कि अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, तो ये लोग मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे। और वहीं पर जो गोल्ड पैलेस होता है वहाँ पे जो होता है ना फेंग, वो एम्प्रेस को कह रहा होता है कि अगर मेरे मास्टर ना कहते मुझे यहाँ पे आने का तो मैं कभी भी ना आता, क्योंकि मैं शेंग
शेंग के जैसे बंदे से कोई टीचिंग लेने नहीं चाहता हूँ, पर वह भी लॉर्ड कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बक रहे हो, मैंने यहाँ पे काफी मुश्किल से इनसे प्रॉमिस करके तुम्हारे और शेंग की मीटिंग को सेट करवाया, पर तुम सारा कुछ खराब कर रहे हो। फेंग कहता है कि ओ आप उसे इतना काबिल समझते हो, पर देखना बस मैं उसे अपनी अपीयरेंस से डरा दूंगा। पर गैरेट एल्डर भी कहते हैं कि देखो हम इन दोनों सेक्ट के अंदर अच्छे रिलेशनशिप लाना चाह रहे तो फालतू की लड़ाइयाँ मत करो, और वैसे भी शेंग तुम्हारा सीनियर तो उसकी एडवाइस लेना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फेंग कहता है कि आप भी तो शेंग से नफरत करते थे ना, तो अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि आपको वो अच्छा लगने लग गया? क्या उसने यहाँ पे कोई हेवनली टेक्निक या ऐसा कुछ आपके सामने यूज किया? और ये देख के अपना जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपनी मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं क्या बोलूँ अब इस लड़की को। पर लॉर्ड कहता है कि इसे माफ करना, ये थोड़ा सा पागल वागल हो गया क्योंकि बेचारा काफी प्रैक्टिस करके आया यहाँ पे आने से पहले। पर वह भी वो सब कहते हैं कि वो देखो शेंग आ चुका है, और शेंग भी वहाँ पे एक मसी एंट्री मारता है और कहता है कि कैसे हो सर। और उसे देख के फेंग भी कहता है कि तो तुम अपने को मुझसे ऊपर समझते हो, पर अब सबके सामने सच्चाई रिवील हो जाएगी। और फिर वो अपनी ओरा को यूज करने लगता है उसे डराने के लिए, पर शेंग उसे डरता नहीं है। बस वो ये कहता है कि क्या ये बंदा मुझसे लड़ना वड़ना चाहता है, पर सबके सामने तो ये मुझे हिट नहीं करेगा, और इसीलिए वो बिल्कुल शांत रहता है। पर ये देख के फेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वह भी शेंग अपनी प्रेजेंस दिखाता है, जिसे देख के फेंग की वहाँ पे फटके चार हो जाती है। और वो कहता है कि सच में शेंग यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। पर शेंग आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका। और ये देख के फेंग कहता है कि क्या इसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ऐसा दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। वो लॉर्ड भी कहता है कि फेंग तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं चाहता हूँ कि आज तुम थोड़ा सा अपना दिन मेरे डिसेबल फेंग को दे दो, क्योंकि वो तुमसे कुछ सीखना चाहता है। और ये सुन के फेंग भी कहता है कि मैं कैसे किसी को कुछ सिखा सकता हूँ। वो लॉर्ड कहता है कि आप यहाँ पे इतने हम्बल ना बने, क्योंकि आपको भी पता है कि आप पूरी जनरेशन के लिए यहाँ पे एक तरह से रोल मॉडल हैं। और ये सुन के फेंग कहता है कि आप क्या रहे, पर लॉर्ड कहता है कि बकवास बंद करो, शुभ रहो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बना रहा हूँ तो तुम्हें आज शेंग को फॉलो करना पड़ेगा। और ये सुन के फेंग भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। शेंग भी कहता है कि पर एक कंडीशन पे, ये मुझे पूरा दिन बस ब्रदर शेंग कहेगा। फेंग भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। और फिर वो लोग भी वहां से बाहर आ जाते हैं, और शेंग कह रहा होता है कि जूनियर तुम्हें हॉल के अंदर देख के ऐसा लगा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। और ये सुन के फेंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुमने 5 साल पहले तो मुझे हराया था। शेंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर देखो जूनियर अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा। और ये सुन के फेंग कहता है कि बकवास करना बंद करो यार, और वैसे तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? शेंग कहता है कि क्या तुम हमारे आर्ग्यूमेंट को भूल गए? तुमने कहा था कि बस तुम मुझे चुपचाप फॉलो करोगे। फेंग कहता है कि हाँ मैं समझ तो गया, पर बताओ तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं? शेंग कहता है कि सीयू तो सही भी है, तो इसीलिए हम रू को देखने जाएंगे। और ये सुन के फेंग कहता है कि रू लड़की जैसा नाम लग रहा है। शेंग कहता है कि हाँ वो मेरी डिसेबल है, और मेरी फ्योन से भी यहाँ पे सो रही है जो कि सीयू है। और ये सुन के फेंग कहता है कि फ्योन से और डिसेबल क्या कह रहे हो तुम? और गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने यहाँ पे क्या गुनाह किया है कि मुझे यहाँ पे कोई एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही? पर वह भी उनके सामने वहाँ पे एक तेज सी लाइटनिंग आती है, जिसे देख के वो लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ? पर शेंग कहता है कि ये रूह है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ 2 दिन वीडियो इसलिए लेट हो गई कि ये जो मानवा है ना ये चाइनीज थी, इसे ट्रांसलेट करने में ढूंढने में जो मेरा सर खपा है ना मैं बता नहीं सकता। पर देखो मैंने वीडियो जल्दी अपलोड कर दी, तो इसीलिए तुम लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम छोड़ इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उससे भी जाके फॉलो कर लेना। पर हम ही सभी के लिए हम चलते हैं, तो मिलेंगे एक ऐसी ही मस्त वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।